आज मैं आप लोगों को 12 तारीख को हुए क्लास 10th का जैक द्वारा आयोजित साइंस का परीक्षा जिसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इसमें जैसे कि आप सबके पास होगा, क्योंकि सब लोग क्वेश्चन होगा जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना मार्क्स जो है 40 नंबर में उठा पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था इस बार क्लास 10th का, उसमें है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो एक बात हमेशा जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। 1 का 4, 1 का 4। दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फोकसांतर जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर का 2 आंसर हो जाएगा आधा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा देखते हैं कि ये रहा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में हमेशा दर्पण में कोई भी दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तो जब ये रहा दर्पण तो इसका फोकस जो होगा इस साइड होगा, तो यानी कि बाएं मेजर करेंगे, इसलिए फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 3 का 3 आंसर। फिर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हजामती दर्पण, जिसको हम लोग सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण कहलाता है। तो वो दर्पण जो बड़ा दिखे, तो बड़ा दिखने वाला दर्पण कौन होता है, अवतल दर्पण। यानी कि इसका 4 का 1 आंसर हो जाएगा। 5 का है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी को पता है कि गोलीय लेंस जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। तो यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 5 का आंसर हो जाएगा 2। छठा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब तो बनता ही है, लेकिन वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आवर्धित प्रतिबिंब F पर, F और 2F के बीच, लेंस और F के बीच, 2F और अनंत के बीच। तो इसका हम लोग सभी जानते हैं कि मुख्य फोकस पर रहने पर इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जो आवर्धित होता है और वास्तविक होता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर 6 का 1 हो जाएगा। F पर 6 का 1। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। थोड़ा समझने की बात है यहाँ, हवा से कांच में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में। हवा से कांच में, हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो विरल से जब सघन में प्रवेश करेगा तो हमेशा वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है लाइट का। तो इसीलिए वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 7 का 3, अभिलंब की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो सभी को पता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, 8 का 4। अगला 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है कि हमारे नेत्र का लेंस होता है। तो सभी को पता है कि लेंस में उत्तल लेंस ऐसा है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमारे नेत्र का लेंस जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अतः हमारे नेत्र का लेंस जो होता है वो उत्तल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 2। अच्छा, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत कोई गलत कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि हम लोग समंजन क्षमता पढ़ते हैं। समंजन क्षमता यानी कि कोई वस्तु को, जैसे नेत्र किसी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जो किसी वस्तु को समायोजित कर ले, उसके फोकस दूरी को समायोजित कर ले। तो फोकस दूरी को कम बेसी करने वाला
वो कौन होता है? पश्चिमाभी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। तो फोकस दूरी का दुगना होता है उसका वक्रता त्रिज्या, तो इसीलिए लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करेगा पश्चिमाभी पेशी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 का 3। 11 का क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी का मानक मान कितना होता है? तो स्पष्ट दृष्टि यानी कि क्लियर विजन के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 11 का 4 आंसर हो जाएगा। फिर 12 का है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि निकट दृष्टि दोष, निकट आता है, यानी कि अ से अवतल, यानी कि अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। उत्तल होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, ऊ आ रहा है, यानी कि उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अ से अवतल, यानी कि अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो इसलिए इसका 12 का आंसर हो जाएगा 1। 13 का होगा कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना के कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल जो है परिवर्तन होता है। तो वायुमंडल परिवर्तन होता है तो कैसे परिवर्तन होता है? हवा के कारण। तो ऊपर में देखिएगा आपके निर्वात है, नीचे आपका है नहीं, तो अलग अलग माध्यम हो जाता है जिसके कारण ये वायु का प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसमें जहाँ अलग अलग माध्यमों का प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो इसलिए तारों का टिमटिमाना किसके कारण होगा? तो प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो सभी को पता है अभिकारक, सभी को पता है अभिक्रिया में भाग लेने वाला कारक अभिकारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का 3। 15 का क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 उसको अगर गर्म करेंगे यानी कि उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान से देखेंगे आप, तो यह एकल अभिकारक है और उत्पाद 2 गो है, यानी कि क्या हो गया? टूट गया, वियोजन हो गया, इसीलिए इसका वियोजन अभिक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा 15 का 2। 16 का क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो हम लोग सभी को पता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं और श्वास लेते हैं तब वो जो है उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका अंतिम क्षण में भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा मिली, इसका मतलब है कि ये क्या है? अंतिम क्षण में होता है, यानी कि अभिक्रिया हुआ उसके बाद। तो अभिक्रिया के बाद जिसमें ऊर्जा निकलता है या उष्मा निकलता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और अभिक्रिया होने के लिए यदि अगर उष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, माने शोषण करेगा, लेगा पहले। तो इसीलिए 16 का आंसर श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी है ना, 16 का 1। 17 का निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो देखिए ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया हुआ है, अभिक्रिया होगा तो तब, यहाँ चूंकि सब जितने भी दिए हुए हैं ये दिया हुआ है आयरन सल्फेट प्लस जिंक। तो यहाँ देखिएगा कि जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है आयरन से, इसीलिए ये अभिक्रिया संभव हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो जिंक कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है जिंक से, इसलिए जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ नहीं कि ये अभिक्रिया संभव नहीं हो पाएगा। यही आंसर हो जाएगा, बाद बाकी सब हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा आंसर 17 का हो जाएगा 2, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो यह अभिक्रिया संभव है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा 17 का 2। 18 का निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? सभी को आप लोग पढ़े हुए हैं, कौन संतुलित समीकरण है? तो संतुलित समीकरण वो होता है जिसके अभिकारक में पदार्थ के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, वही हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सोडियम, पहला क्वेश्चन कि सोडियम 1 है और हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 गो है। तो इसमें 1 गो सोडियम है और 1 गो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 3 गो है।
और जबकि इधर 4 गो था, तो ये बैलेंस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 3 गो आयरन है, तो उत्पाद में भी मेरा 3 गो आयरन यानी कि Fe3 निकला है, और ऑक्सीजन 4 गो है, 4H2O है ना, तो ऑक्सीजन 4 गो, तो 4 गो ऑक्सीजन निकला है Fe3O4, और हाइड्रोजन है आपका 4 दूनी 8 गो, तो इधर भी 4 दूनी 8 गो निकला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 18 का 2, 18 का 2 हो जाएगा। 3Fe प्लस 4H2O, एरो का मार्क देके लिखा है Fe3O4 प्लस 4H2, तो ये हो जाएगा संतुलित समीकरण। 18 का 2 आंसर हो गया, है ना। 19 का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और अभिक्रिया होने के बाद है जिंक अलग अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया यानी कि CO। तो कहता है कि किसका उपचयन हुआ है, तो उपचयन उसका होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ZNO प्लस C, उसके बाद बना Zn प्लस CO, तो इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना ये उपचयन कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का इसमें उपचयन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 19 का 2। 20 नंबर का कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक बात याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है अम्ल जो होता है ना, अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल जो होता है वो नीला को लाल करता है, लिटमस विलियन नीला को लाल करेगा लिटमस पत्र को, यानी कि अनील, एक चीज याद रखना है, अनील मतलब अम्ल जो है नीला को लाल करता है। तो हमको यहाँ पूछा क्या है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि उल्टा पूछा है, लाल से नीला, तो ये तो अम्ल होगा नहीं, यानी कि क्षार आंसर हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा 20 का 2 क्षार। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है थोड़ा पावरफुल एसिड है, H2SO4 जो है तो अम्लराज है ही, HNO3 पावरफुल अम्ल है, क्योंकि तीनों में हाइड्रोजन आयन बड़ी आसानी से जल पर त्यागेगा, इसीलिए ये तीनों जो है पावरफुल एसिड है। 4 नंबर जो दिया हुआ है CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल जो है ना, ये CH3COOH, तो यही है दुर्बल अम्ल, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जल्दी नहीं त्यागता है, बहुत लेट से त्यागेगा, तो इसीलिए 4 नंबर जो है दुर्बल अम्ल है। 21 का 4, ठीक है। 22 नंबर का अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो भी देगा वो अम्ल होता है, तो जलीय विलयन में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, तो इसीलिए 22 का 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो क्षार होता तो हाइड्रोक्साइड आयन देता OH-, लेकिन अम्ल है इसलिए हाइड्रोजन आयन देगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सभी को पता है कि दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए 23 का 2 आंसर हो जाएगा, 2 में है लैक्टिक अम्ल। 24 नंबर का अम्ल विलयन का pH मान होता है, तो सभी को पता है कि जो क्या कहते हैं pH मान जो हम लोग याद करते हैं उसमें से बीच में 7 होता है और उसमें आपका 14 तक संख्यांकित रहता है, तो 7 से कम वाला को हम लोग कहते हैं, 7 से कम वाला को अम्ल, है ना, और 7 से कम वाला को अम्ल और 7 वाला को उदासीन, है ना, और 7 से अधिक वाला को क्षारक। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन क्या है कि अम्ल विलयन का pH मान होता है, तो कितना होगा अम्ल pH मान, अम्ल इधर होता है यानी कि 7 से कम, तो यानी कि लेस देन 7, यानी कि 24 का 2 आंसर हो जाएगा, 24 का 2। 25 का देखो, 25 का क्वेश्चन है कि कौन अधिक क्षारीय होता है, तो सभी को पता है कि अधिकतम क्षार वही होता है जिसका pH मान सबसे अधिक रहेगा, तो जिसमें सबको पता है कि pH मान 14 होता है कि नहीं, तो pH मान जो 14 होगा, तो pH मान 14 कहाँ गया, pH मान 14 सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है 14, तो इसका मतलब होता है 4, 25 का 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे अधिक होता है जिसका pH मान 14 होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। विरंजक चूर्ण का सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2, 26 का 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का 3 आंसर हो जाएगा। 27 का प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन किस में होता है, जल में। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज तो अभी मैंने ग्लूकोज जो है वो तो अभिक्रिया होने के बाद देता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है ना। पर कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जल जो है ना वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसीलिए इसमें जो है क्या कहते हैं, जल आंसर होगा। 27 का 1। ठीक है, 27 का 1 आंसर होगा जल से। 28 में अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। अनॉक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का जहाँ अनुपस्थित होगा वहाँ पर जब हम सांस लेंगे और मेरा क्या कहते हैं उत्पाद के रूप में मिलेगा, तो उसमें जो एथिल अल्कोहल होगा, एथिल अल्कोहल अगर हमको श्वास लेने में कठिनाई हो रही है तो निश्चित रूप से अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या कम मात्रा में ऑक्सीजन, ऐसे समय में पैरों में अधिक दर्द होता है, या क्या कहते हैं ऑक्सीजन जहाँ पर कम है या नहीं है वहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल जो है उसका बनता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 28 का 2। 29 का निम्नलिखित में कौन परजीवी है। परजीवी का मतलब ये होता है कि जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, तो आंसर देखिए मच्छर हो जाएगा, है ना, मच्छर हो जाएगा। तो 29 का 4। ठीक है, 30 का रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तरल भाग यानी कि जिससे वो बहता है, तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, याद रखोगे। 30 का 1 नंबर आंसर, 30 का 1। ठीक है, 29 का 4 मच्छर हो गया, है ना, वो 28 का 2 हो गया, है ना, और आपका क्या कहते हैं 30 रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, 1 नंबर आंसर होगा। मछली के हृदय के कोष्ठकों की संख्या, मनुष्य में तो 4 को होता है, लेकिन मछली में जो होता है वो 1 को होता है, इसलिए 31 का 1 आंसर हो जाए। 2 को होता है मछली में, इसलिए 2 जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, 31 का। अच्छा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क से क्या होता है, पेशाब जो निकलता है हम लोगों का, कौन छानता है, तो वो जो है उत्सर्जन का भाग है, इसीलिए वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसलिए 32 का आंसर 3 नंबर में है, ये उत्सर्जन 3 नंबर में है। ठीक है, 32 का 3। 33 में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल आंसर होगा इसका, इसलिए 1 आंसर होगा। 33 का 1। 34 का किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिएगा एक झाड़ होता है कांटा जैसा जिसमें मुकुल के द्वारा बहुत सारा चीज फैलता है, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रा। तो ऑप्शन जो है किसमें मुकुल द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे किताब में, हाइड्रा में देखिएगा साइंस का बुक में छपा हुआ है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। 34 का 2। 35 का कि एड्स रोग किसके कारण होता है, सभी को पता है कि एड्स का पूरा नाम होता है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका होता है, तो ये वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, वायरस द्वारा, तो वायरस का हिंदी होता है विषाणु, यहाँ भी लिखा हुआ है वायरस, तो 35 का आंसर 2 हो जाएगा। 35 का आंसर 2। 36 नंबर परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होगा, परागकण होगा। आप पुष्प वाला को ध्यान से देखिए, परागकोश में परागकण होते हैं, तो 36 का आंसर हो जाएगा 4। 36 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 37 नंबर का पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। आप जरा सोच करके देखिए, जब अंडाशय पूरा विकसित हो जाएगा तो फल बन जाएगा, है ना। मूल उद्देश्य क्या है, फल बनना, तो फल कैसे बनेगा, बीज से, है ना। तो अंडाशय जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो फल बन जाता है, इसीलिए 37 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 37 का एक आंसर हो जाएगा कि अगर पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो पुनः न बने। तो ऐसा कौन सा ऐसा है, पवन। तो पवन तो समाप्त होगा ही नहीं, असमाप्त होने वाला संसाधन है। सूर्य, इसको कौन समाप्त कर सकता है ना। जल, इसको तो समाप्त होगा ही नहीं, है ना, जिसका पुनः चक्रण संभव है। ठीक है, पवन, सूर्य, कोयला, जल, ये तीनों तो संभव ही नहीं है, लेकिन कोयला पुनः चक्रण संभव नहीं है, इसलिए ये समाप्य होने वाला संसाधन है और ये अनवीकरणीय है। एक बार कोयला का यूज करो तो पुनः कोयला नहीं बनेगा, इसीलिए 38 का आंसर 2 हो जाएगा। 39 का 39 का सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। सबसे पहली बात ही तो बच्चा को लगा देगा आसानी से सवाल। अब सूखा सेल, निप्पो सेल, एवरेडी सेल, अरे ये सब जितना है सब तो बैटरी का नाम है ना। निप्पो सेल ये सब बैटरी का नाम है, लेकिन सौर सेल जो है ना, ये क्या है, ऐसा सेल जो सौर ऊर्जा को संचित करके रखता है। तो आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल का काम है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को में बदलता है ना। चार्ज होगा सूर्य से और बल्ब जला सकते हैं, तो इसका मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग कहते हैं सौर सेल। तो 39 का आंसर 4 हो जाएगा। और 40 नंबर का निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस के घटक है। तो सभी को पता है जैव गैस का घटक यानी कि मीथेन, है ना। तो 40 नंबर का 2 आंसर हो जाएगा। 40 का आंसर 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये क्लियरली 1 से लेके 40 नंबर तक के प्रश्न का उत्तर है। इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन पर टिक लगवाए होंगे एग्जाम के दौरान तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही होगा। ठीक है, ये आंसर की एक तरह का हो गया साइंस का जैक बोर्ड जो एग्जाम लिया था उसका। उम्मीद करते हैं मैथ के दिन भी हम आंसर शीट अपलोड करेंगे, आप लोग इसको देखिए कि कितना सही हुआ। मैथ में क्वेश्चन में आप लोग टिक लगा के आइएगा, ज़रूर हम उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग को बताएंगे। और मेरा चैनल अगर आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। ये चूँकि विशेष करके पढ़ाई के लिए ही विशेष करके इसको बनाया गया है। उम्मीद करते हैं आने वाला के लिए बढ़िया होगा। मेरा चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है मैथमेटिक्स दुनिया बाय बीके सर, मेरे नाम से है ना। और जो हम कोचिंग चलाते हैं उसका द साइंस एकेडमी, मेरा नाम बलराम है। ठीक है, धन्यवाद।